अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पास पेपर। आज के इस लेक्चर के अंदर 2020 का जो पास पेपर एलएलबी 8 सेमेस्टर का जो पेपर था उसको पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या था इस पेपर में जिसकी वजह से 93 से 94% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए। वैसे अगर देखा जाए तो इस पेपर में ऐसी कोई भी टिपिकल या ऐसी कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल बेस्ड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि ये पेपर बहुत ही हार्ड था। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ या फिर कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस दे दिए गए जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पेपर है बहुत ही हार्ड और टफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सबसे पहले ये पूछता है कि डिफाइन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। कि आप डिफाइन करें कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है, वेदर दीज इंडिविजुअल आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पूछ ही क्या रहा है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि आइदर एक जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने जो है एक रेजिडेंट की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन बतानी है। अब अगर हम बात करें रेजिडेंट की कि हु विल बी क्लासिफाइड एज रेजिडेंट, कि रेजिडेंट होता कौन है। देखें, ये कह रहा है कि अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ अ पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एसोसिएशन फॉर डेट ईयर। रेजिडेंट पर्सन, देखें सबसे पहले पूछा रेजिडेंट पर्सन के बारे में कि रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। रेजिडेंट पर्सन की जब बात आ गई तो उसके अंदर ये कह रहा है कि अगर एक टैक्स ईयर के लिए, एक टैक्स ईयर के अंदर अगर एक कोई भी कंपनी, ठीक है, उसके अलावा कोई भी एसोसिएशन या फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर ये रहते हैं तो उन्हें हम रेजिडेंट में काउंट करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है अ पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ अ पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन फॉर डेट ईयर। कि कोई भी शख्स अगर टैक्स ईयर के अंदर रेजिडेंट अगर नहीं रहता पाकिस्तान के अंदर तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट को किस तरीके से इसने क्लासिफाइड किया कि अगर कोई भी शख्स टैक्स ईयर के अंदर वो जो है पाकिस्तान के अंदर ना रहे तो उसको नॉन रेजिडेंट क्लासिफाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब देखें, जब आप ये चीज़ देखी कि रेजिडेंट पर्सन, जब रेजिडेंट पर्सन की बात आई तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा आपसे कि रेजिडेंट पर्सन है या नहीं है। अब यहाँ पर इसी सवाल के अंदर वो ये पूछ रहा है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या एक इंडिविजुअल रेजिडेंट पर्सन हो सकता है या नहीं। तो इसके जवाब में आप यूं लिखें कि एन इंडिविजुअल शल बी एन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ अ इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ, कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल अगर पाकिस्तान के अंदर रहता है फॉर द पीरियड ऑफ 183 डेज। एक टैक्स ईयर के अंदर अगर कोई भी शख्स 183 डेज के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर रहता है तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे एज द रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन। अगर एज द एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड, अगर वो शख्स 183 डेज से एक भी दिन कम रहता है तो उसको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता एज द रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, फर्दर उसके बाद जो है इफ़ अ पर्सन लिव्स इन पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो है प्रॉब्लम आ गई कि जो ये हमें पूछ रहा है कि इफ़ अ पर्सन lives in Pakistan for 183 days or more than he consider the resident person if we consider he lives in same tax year for 183 days। देखें, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि लेट सपोज एक प्रॉब्लम आ गई कि एक शख्स है वो 180 डेज के लिए रहता है पाकिस्तान के अंदर, फिर वो जाता है अब्रॉड। ठीक है, फिर उसी ईयर के अंदर वो वापसी आ जाता है पाकिस्तान के अंदर और फिर वो रहता है फॉर 1 वीक। इट मीन्स के उसी ईयर के अंदर अगर वो वापसी आ जाता है तो फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे एज द रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फॉर द फर्स्ट। अब देखें क्वेश्चन पेपर के अंदर है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मिस्टर एदरिश लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इराक ऑन जुलाई 5th
2019 एंड केम बैक ऑन मई 15 मई 2020। तो क्या ये रेजिडेंट है या नहीं? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि इफ़ अ टैक्स ईयर इज़ जनवरी टू दिसंबर, अगर आपका टैक्स ईयर है जनवरी टू दिसंबर, अगर आपका टैक्स ईयर है जनवरी टू दिसंबर एंड मिस्टर एदरिश लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इराक ऑन जुलाई 5 जुलाई 2019 एंड केम बैक on 15th May 2020, then it means that he lived in Pakistan for 186 days। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि जो मिस्टर एड्रिस था उसने कितने दिन स्पेंड किए पाकिस्तान के अंदर, 186 डेज उसके बनते हैं। तो जब 186 डेज उसके बने, इट मीन्स कि हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो जो है एक रेजिडेंट पर्सन है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 की क्लास, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि मिस्टर एंथनी अ फॉरेनर केम टू पाकिस्तान ऑन द प्लेजर ट्रिप एंड स्टेड विथ हिज फ्रेंड फॉर 10 मंथ्स। क्या ये रेजिडेंट है या नहीं? एनी पर्सन लिव्स इन पाकिस्तान फॉर 183 days or more shall be considered as the resident individual. So Mr. Anthony lived in Pakistan for 10 months with his friend, so he shall be considered as the resident person. तो वो भी कितने मंथ्स के लिए रहा? 10 मंथ्स के लिए। जब मिस्टर एंथनी 10 मंथ्स के लिए रहा तो उसको भी हम क्लासीफाई करेंगे कि वो जो है 183 डेज से अबव रहा है, डेट मीन्स के ही शैल बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, उसके बाद है जो फोर्थ इसकी क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर अली के बारे में। क्वेश्चन मिस्टर अली ये कह रहा है कि मिस्टर अली सर्व्स इन सऊदी अरेबिया विद अ प्राइवेट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। His total stay in Pakistan was of nine months. During this year, he came on a long leave to stay with his family for 4 months. क्या ये resident है या नहीं? If a person stayed in Pakistan for accumulated period of 5 years, accumulated period के लिए अगर वो 5 years के लिए रहता है and current year exceed, और उसका जो current year है वो exceed कर जाता है 365 days से, ठीक है, उसके बाद देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मिस्टर अली विल बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट पर्सन। देखिए इसमें 365 डेज का क्यों रेफरेंस दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 ईयर्स के अंदर एक ऐसा ईयर आता है जिसके अंदर फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं। जब फरवरी के अंदर 29 डेज होंगे, इट मीन्स कि वो ईयर आपका जो है वो एक्सीड कर जाएगा 365 डेज से। तो इस सिचुएशन में मिस्टर अली जो हैं उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज द रेजिडेंट पर्सन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? रीबेट ऑन डोनेशन एंड चैरिटेबल डोनेशन। अब ये रीबेट ऑन डोनेशन क्या है और चैरिटेबल डोनेशन किसे कहा जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि रीबेट क्या होती है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम जो है टैक्स पे करने से बच सकें। जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स फाइलर हैं, वो किस तरीके से अपना जो है टैक्स बचाते हैं। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जो तरीका बताऊं, खैर इसका जो रेफरेंस है वो है सेक्शन नंबर 61। सेक्शन 61 बात करता है किस चीज़ के बारे में? रीबेट ऑन डोनेशन और चैरिटेबल डोनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन शैल बी इंटाइटल टू अ टैक्स। खैर डायरेक्ट वर्डिंग की तरफ जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखें जो भी टैक्स फाइलर होता है वो टैक्स फाइलर किस तरीके से टैक्स पे करने से बचता है। वो टैक्स फाइलर टैक्स पे करने से इस तरीके से बचता है कि वो क्या करते हैं कि लेट सपोज अगर उनका कोई भी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में वो करते ही क्या है कि वो कहते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो इनकम है लेट सपोज 50 लाख रुपीज़। इस 50 लाख रुपीज़ से जो हमारी इनकम है इस हॉस्पिटल की, उसमें से हम क्या करते हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसिव लेट सपोज के ऑपरेशन के एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसिव वो हैं 10 लैक्स। फिर वो कहते हैं कि बाकी 45 लैक्स जो एक्सपेंसेस हैं वो किस चीज़ में चले गए? वो चले गए आपके चैरिटेबल डोनेशन में। अब ये चैरिटेबल डोनेशन क्या है कि वो ये कहते हैं कि हमने एक ट्रस्ट बनाई है या फिर हम ट्रस्ट में दे रहे हैं।
अब वो कितने एक्सपेंसेस देते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वो ज़्यादातर एक्सपेंसेस नहीं देते, वो ना ही वो इतने एक्सपेंसेस देते हैं, इसका आधा भी नहीं देते। लेकिन वो वहाँ पर ये कहते हैं हमारा एक्सपेंसेस 45 लाख रुपीज़ है। फिर उसके बाद XYZ जितने भी उनके जो एक्सेप्शनल जितने भी उनके एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूड करके वो ये कहते हैं 45 एक्सपेंस, डेट मीन्स कि अब हमारा जो एक्सपेंस चैरिटेबल डोनेशन में लगा है वो लगा है मोर देन 10 लाख रुपीज़। तो गवर्नमेंट को कहा जाता है, वो कहते हैं गवर्नमेंट को कि हमें ये 10 लाख रुपीज़ रिफ़ंड कर दें, तो गवर्नमेंट रिफ़ंड भी कर देती है। खैर अभी हम तो खैर पेपर के हवाले से पढ़ रहे थे। अब सेक्शन नंबर 61 क्या कहता है, पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट in respect of any sum paid or any property given by the person in the tax year as a donation। अब ये कह रहा है कि किन किन चीज़ों पे डोनेशन की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोनेशन होगी वो होगी एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश अंडर द फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो किस चीज़ पर की जा सकती है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद सेकंड किस चीज़ पे है, जो सेकंड है हमारे पास वो है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और रिलीफ फंड। आ गई बात, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन, रिलीफ फंड। उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, जो थर्ड है वो है एनी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फोर्थ जो है हमारे पास वो फोर्थ है एनी अमाउंट ऑफ पर्सन टैक्स क्रेडिट अलॉट अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये फोर्थ के अंदर कह रहा है कि जो हमारे पास सबसेक्शन 1 है यानी कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो वो किस फार्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, तो उसका जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो है ए बी स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी। अब ए बी सी ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत ए बी और सी के तहत कौन कौन से आएंगे वो फार्मूला भी इसी हमारे बैरक के अंदर लिखा हुआ है। वो है ए मीन्स इज अमाउंट ऑफ अ टैक्स असेट असेस्ड टू द पर्सन फॉर द ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट अंडर दिस पार्ट। जो अमाउंट है टैक्स असेस्ड की, जो टैक्स असेस्ड की जो अमाउंट है बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट ऑफ दिस पार्ट, तो उसको आप जो है ए पे लिखेंगे। उसके बाद बी पे क्या लिखेंगे आप, बी पे आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे इज द पर्सन्स टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर, इनकम ऑफ टैक्स ईयर, जो आपकी टैक्स ईयर की जो इनकम है वो आप लिखेंगे बी के अंदर। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इज द लेजी ऑफ, जो उसके टोटल होगी उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है इंक्लूडिंग ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन इज इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम है उससे 30% उसका डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके और भी क्लासेस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है चैरिटेबल डोनेशन की वो मैंने आपको समझा दी कि चैरिटेबल जो डोनेशन है वो सेक्शन नंबर 61 के अंदर क्लासिफाइड है, और उसके अंदर फर्दर ये बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें ये जो क्लासेस हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हॉस्पिटल और जो आपका रिलीफ फंड या फिर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके अंदर आप जो है उसको माइनस करवा सकते हैं, चैरिटेबल डोनेशन को रीबेट करवा सकते हैं। रीबेट का मतलब क्या होता है, रीबेट मीन्स के कटौती। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 सब क्लास 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है वो क्या पूछता है, वो पूछता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और दूसरी बात ये क्या एक शख्स जो फॉरेन इनकम जो इनकम हासिल करता है फॉरेन वे से, क्या उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ड्राइव्ड फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखें कोई भी ऐसा सोर्स जो आप फॉरेन इनकम से हासिल करें,
किस तरीके से, जैसे कि आप अक्सर जानते हैं, अक्सर जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले रेजिडेंट होल्डर हैं वो क्या करते हैं, वो जो है गूगल जनरेटेड किसी भी गूगल जनरेशन से या फिर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि यूट्यूब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी तो फ़ौरन से ही आता है। तो क्या उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो भी इनकम है, टैक्स एप्लीकेबल कब होता है, जब वो एक्सीड कर जाए 6 लाख रुपीज़ से, तब वो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर ये कह रहा है वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ड्राइव्स फ्रॉम द फॉरेन सोर्स इनकम chargeable to tax under this ordinance in respect of which the taxpayer has paid foreign income tax, and taxpayer shall be allowed a tax credit for the amount equal to the lessee of a foreign income paid or the Pakistan tax in respect of the income। कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से जो वो इनकम हासिल करता है वो भी, और जो फॉरेन से हासिल करता है वो भी, उन दोनों को एकुमुलेट करके जो भी इनकम बनती है उसके ऊपर वो जो है टैक्स पे करेगा। उसके बाद फर्दर इसके क्लासेस हैं जिसके अंदर मजीद इसको जो है स्पेसिफाई किया गया है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन है 103, सेक्शन नंबर 103 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास सेक्शन, अच्छा, डिडक्शन अलाउंस ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3। अच्छा, ये कह रहा है कि डिडक्शन अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये डिडक्शन अलाउंस ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें काउंट होगी। डिडक्शन मतलब कि उसको डिडक्ट कर देना, उसको माइनस कर देना। एवरी individual shall be entitled to the deduction allowance in respect of the tuition fee paid to the individual in the tax year। टैक्स ईयर के अंदर उसको जो भी ट्यूशन फी जाएगी वो भी डिडक्ट कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड एट, लेकिन अगर टैक्स इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज़ लेस देन 1.5 मिलियन रुपीज़, लेकिन अगर उसकी जो इनकम है वो 1.5 मिलियन रुपीज़ है तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द इंडिविजुअल डिडक्टिंग अलाउंस अलाउड सब सेक्शन 1 फॉर द टैक्स ईयर शैल बी एक्सीड ऑफ लेजी 5%। तो फिर क्या होगा, फिर 5% जो है वो पे करेगा, लेकिन अगर 500,000 मिलियन से कम होगी तो फिर वो पे नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी शख्स 6 लाख रुपीज़ से नीचे की अर्निंग करता है तो फिर उसके ऊपर जो है आपका टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर 6 लाख से अबव उसकी जो है इनकम है, चाहे फिर वो किसी भी सोर्स से हो, तो फिर उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है 25% ऑफ द पर्सनस टैक्सेबल इनकम ऑफ द ईयर, 25% ऑफ द 25% ऑफ द पर्सनस टैक्सेबल इनकम, पर्सनस टैक्सेबल इनकम। ये हमें किसने बताया, ये जो नेक्स्ट हम सेक्शन डील कर रहे हैं वो है सेक्शन नंबर 60D, सेक्शन नंबर 60D, जो क्या बताता है, डिडक्शन अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 60D के अंदर ये बात बताई कि 25% ऑफ पर्सन टैक्सेबल इनकम। उसके बाद बताया गया हमें अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 रुपीज़ विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ द इंडिविजुअल। जो उसके चिल्ड्रन से उसको उसकी अमाउंट जो होगी वो मल्टीप्लाई की जाएगी 60,000 रुपीज़ से। द अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000, ठीक है, 60,000 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर जो भी उसकी इंडिविजुअल के नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को देखा जाएगा कि उसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 60D के अंदर जो मेन पॉइंट थी वो ये थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्लास 4 क्या कहता है हमें, वो कहता है सब क्लास 5 डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंड ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अच्छा जी, सॉरी, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट है वो क्या कहता है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एक्सपेंसेस काउंट होंगे एज द एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो उसके अंदर हमारे पास है एक्सपेंसेस यूज्ड इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन,
टैक्स क्रेडिट अलॉड इन एजुकेशनल एक्सपेंस, कि जो भी आपका एक्सपेंस यूज़ किया जाएगा एज द एजुकेशनल एक्सपेंस, तो उसको हम काउंट करेंगे एज द एजुकेशनल एक्सपेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 है वो हमें क्या कहता है, वो हमें सिंपली बताता है हमारे किस चीज़ के बारे में, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंड ट्रांजैक्शनल ईयर, कि स्पेशल ईयर क्या होता है, ट्रांजैक्शनल ईयर क्या होता है। सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि स्पेशल ईयर क्या होता है, ट्रांजैक्शनल ईयर द ईयर अदर देन द अकाउंटिंग लाइक जनवरी टू दिसंबर इज कॉल्ड स्पेशल ईयर। अदर देन काउंटिंग जनवरी टू दिसंबर, जो जनवरी टू दिसंबर के अलावा जो भी ईयर होगा उसको स्पेशल ईयर कहा जाएगा। स्पेशल ईयर को कब कंपनी लॉन्च करती है, जब कोई भी कंपनी अपनी ही मर्जी से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करे कि ये जो टाइम पीरियड है ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है, तो उसको कहा जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर। और हमारे पास ट्रांजैक्शनल ईयर कौन सा होता है, ट्रांजैक्शनल ईयर द चेंज इन पीरियड फ्रॉम द नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर, एक आपका नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर्स के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शनल ईयर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए हमें कह रहा है कि जो हमारे पास एम्प्लॉय अलॉट रेंटल कार फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स ऑन 10,000 पर मंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ क्या रहा है, यू आर टैक्स एडवाइजर ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which deals in manufacturing a vehicles. Recently, a director is called a meeting and ask you to present a presentation on a salary income. Advise the company of the following points. अब आपको अपनी कंपनी को एडवाइस करना है फॉलोइंग पॉइंट्स पर, कि जो ये कंपनी है उसने एक मीटिंग लॉन्च की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमारे पास एम्प्लॉय अलॉट रेंटल कार फॉर पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। इसका जो आंसर है द नॉन करंट एसेट which employ occur from employ or rent shall be included in the head of salary। इसका सिंपली यही आंसर है। देखें जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी सैलरी को। जब हमने सैलरी को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपको एक एम्प्लॉय का जब भी एक व्हीकल मिलती है तो उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो भी काउंट होता है सैलरी के अंदर, तो यहाँ पर ये चीज़ काउंट होती है सैलरी के अंदर। उसके बाद इसका जो बी है वो कह रहा है मेडिकल मंथली अलाउंस, इसका जो बी है वो क्या कह रहा है, मेडिकल मंथली अलाउंस। अब क्या मेडिकल मंथली अलाउंस भी इसके अंदर काउंट होगा या नहीं होगा, मेडिकल मंथली अलाउंस डेट रिसीव्ड टू एम्प्लॉय शैल बी इंक्लूडेड। अगर वो रिसीव किया गया एम्प्लॉय ने अगर रिसीव किया अपनी सैलरी के अंदर तो वो भी काउंट होगा आपका किसके अंदर, मेडिकल मंथली अलाउंस ओनली। उसके बाद है सी के अंदर क्या कह रहा है, 2 व्हीकल्स टू द एम्प्लॉय, 1 फॉर द पर्सनल यूज एंड अदर फॉर द प्रोफेशनल यूज। देखें जब आपको एक एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर किसी भी एक एम्प्लॉय को अगर व्हीकल दी जाती है तो जाहिर सी बात है उसको वो एक ही व्हीकल दी जाती है फॉर द प्रोफेशनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए तो वो अपनी व्हीकल यूज़ करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बना, द व्हीकल एडेड इन द इनकम ऑफ एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर 10% इन द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर अकरिंग फॉर द व्हीकल द फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उस पर कितना एक्सपेंस आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है लंच फैसिलिटीज़ एट कैंटीन ऑफ ऑफिसर ग्रेड एंड द मैनेजर ऑफ 1000 ईच। देखें जो कैंटीन फैसिलिटीज़ है क्या वो इसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी। यहाँ पर ये कह रहा है सिंपली कि लंच फैसिलिटी एट कैंटीन फॉर ऑफिसर्स ग्रेड फॉर मैनेजर ग्रेड ईच विल बी एडेड टू द सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था हेड ऑफ इनकम के अंदर सैलरी के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ सैलरी के अंदर काउंट होगी। सैलरी के अंदर सारे के सारे उसके जितने भी जो सहूलियातें दी जा रही हैं वो सारी की सारी भी काउंट होती हैं सैलरी के अंदर। उसके बाद अकोमोडेशन, जाहिर सी बात है अकोमोडेशन, द प्रोविजन ऑफ द अकोमोडेशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द एग्जेम्पशन। जो आपकी अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन एग्जेम्पशंस के अंदर नहीं काउंट होती, तो जाहिर सी बात है अकोमोडेशन को भी हम क्या काउंट करेंगे कि वो भी जो है आपकी हेड ऑफ द सैलरी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4
एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे आपसे कुछ एडवाइस लेना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि अगर आप एक लीगल एडवाइज़र हैं, क्या है, आप एक लीगल एडवाइज़र हैं। मिस्टर ए बी सी अ लॉयर during arguments with prosecutor has been asked to define and explain normal tax year and transactional tax year with examples of the honorable high court कि honorable high court के सामने आप पेश करें कि normal tax year क्या होता है और special tax year क्या होता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द नॉर्मल एंड ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर और ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर को हमें डिफाइन करना है। द टैक्स ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब जो आपका जो टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर फॉर द पीरियड of 12 months, tax year for the period of 12 months from 1st July to 30 जून। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो आपका टाइम पीरियड होता है इसको हम कहते हैं, और जनवरी टू दिसंबर इस कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्लासीफाई करेंगे एज द नॉर्मल टैक्स ईयर। तो नॉर्मल टैक्स ईयर आपका कौन सा होगा, जो या तो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 जून तक या फिर जनवरी टू दिसंबर तक। उसके बाद स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स। उसकी जो क्लोजिंग डेट, नॉर्मल टैक्स ईयर की जो क्लोजिंग डेट होगी, क्लोजिंग डेट होगी किसकी, नॉर्मल टैक्स ईयर की, वो भी 12 मंथ्स की, तो वो जो है आपका क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर। उसको हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हमारे पास, रीड द आर्गुमेंट्स एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सिंपली आपने उसके पॉइंट्स को स्टडी करना है, उसके पॉइंट्स को देखना है और ये बताना है कि आइदर वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर कह क्या रहा है, उसके अंदर सिंपली ये कह रहा है हमारा जो 1 है, रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फर्स्ट क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट है हमारे पास, वो फर्स्ट है सैलरी ऑफ टैक्सेबल इन अ टैक्स ईयर ऑन अक्रूरल बेसिस। जो सैलरी होगी इज टैक्सेबल, क्या सैलरी टैक्सेबल है इन अ टैक्स ईयर इज ऑन अक्रूरल बेसिस। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, डेफिनेटली ट्रू है। जो आपकी सैलरी होगी वो टैक्स ईयर के अंदर होगी, तो वो जो है आपकी उसके ऊपर टैक्स होगा, तो उसको हम क्या क्लासीफाई करेंगे, ये हमारे पास है, इसका जो 1 है वो ट्रू है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास ज़कात इज़ द अलाउड टू डिडक्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। क्या ज़कात को डिडक्ट किया जाएगा टैक्सेबल इनकम से या नहीं, तो इसका जो आंसर है वो भी ट्रू है, ज़कात को भी डिडक्ट कर दिया जाएगा टैक्सेबल इनकम से। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर हाफ बिटवीन, जो नॉर्मल टैक्स ईयर है हाफ बिटवीन 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019। जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो कब से लेके कब तक होता है, क्या इसने जो टाइम पीरियड बताया 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 तक, डेफिनेटली ये क्या है, ये भी ट्रू है। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारे पास, अब जो फोर्थ है हमारे पास है रीबेट ऑन डोनेशन इज़ एट एवरेज रेट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। जो रीबेट ऑन डोनेशन है, यानी कि जो कटौती है किस चीज़ के ऊपर, डोनेशन जो डोनेट करते हैं उसके ऊपर, वो एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो वो भी क्या है, वो भी हमारे पास वो ये जो है फॉल्स है। उसके बाद फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है हमारे पास अ रेजिडेंट पर्सन इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इफ़ ही स्टेड इन पाकिस्तान फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये बताएं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक शख्स, मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, अगर एक शख्स 183 डेज़ के लिए रहता है तो उसको रेजिडेंट पर्सन कहा जाता है।
यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि एक शख्स 1 साल के लिए कंटिन्यूसली रहा, तो उसको क्या रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा? तो ये क्या है? ये फॉल्स। उसके बाद सिक्स्थ क्या है हमारे पास? सिक्स्थ है मील प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एट वर्क इज नॉट सब्जेक्ट टू द टैक्स पर्पस। क्या जो मील प्रोवाइड किया जाता है यानी जो खाना दिया जाता है तो वो टैक्स पर्पस के लिए नहीं होता? बिल्कुल ट्रू। इसका जो आंसर है वो क्या है? ट्रू। उसके बाद सेवेंथ क्या है? सेवेंथ है हमारे पास व्हीकल प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिस यूज इज सब्जेक्ट टू द टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। कह रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5% डिडक्ट किया जाएगा। नहीं, अभी रिसेंटली हमने अभी का जो सवाल देखा उसके अंदर तो मैं कोई और परसेंटेज बता रहा था आपको, तो ये क्या है? ये फॉल्स। उसके बाद 8 क्या है? 8 है गोल्डन हैंड शेक। गोल्डन हैंड शेक कैलकुलेटेड इन लास्ट 3 years एवरेज रेट ऑन मई इंक्लूड टैक्सेबल इनकम ऑन करंट टैक्स ईयर। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका क्या है? इसका ये ट्रू है। गोल्डन हैंडशेक के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको क्लियर किया था। उसके बाद नाइन्थ, अब जो नाइन्थ है हमारे पास वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेडिकल अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटी बोथ आर टैक्सेबल इवन इफ पिटिशनर एंड एम्प्लॉयज असर्टेशन आर अवेलेबल। तो ये क्या कह रहा है कि मेडिकल अलाउंस और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी टैक्सेबल में होंगी। ये है फॉल्स। उसके बाद लास्ट टेंथ, टेंथ क्या कहता है कि लीव इनेचमेंट इज एग्जेम्प्टेड वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स इनकम ऑफ द ईयर। जो लीव है वो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जो आप लीव करते हैं, छुट्टी करते हैं, तो उसको वो एग्जेम्प्टेड है आपके टैक्सेबल इनकम से या नहीं? तो जाहिर सी बात है जो लीव होगी वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ट्रू। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स किस पे लिखना है? शॉर्ट नोट्स जिस पे लिखना है वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो कौन कौन सी इनकम्स हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप रेंट हासिल करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी से आप रेंट हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक बात याद रख लें, इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी will be counted as income from property. Income from immovable property। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से आप गेन करते हैं किसी भी किस्म का इनकम, तो वो आपका क्या होगा? वो होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसके आगे इसके अंदर सब क्लासेस के अंदर समझाया गया द रेंट रिसीव्ड बाय पर्सन एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारे के सारे जो हैं आपकी किस में आएंगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि आपने ये याद रखना कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये भी हेड ऑफ द इनकम है। उसके बाद जो नेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये भी क्या है? ये भी हेड ऑफ इनकम में काउंट होता है। उसके बाद जो लास्ट होगा हमारे पास वो होगा कैपिटल गेन। अब जो कैपिटल गेन है ये भी किस में काउंट होगा? ये भी आपका इन हेड्स ऑफ द इनकम में काउंट होगा। तो ये तीनों की तीनों क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये तीनों की तीनों हेड्स ऑफ द इनकम में काउंट होते हैं। दूसरी बात ये कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी किसी किस्म का रेंट या कोई भी किसी किस्म की आपकी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से गेन की हुई कोई भी इनकम, उसे कहेंगे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर कोई भी आपकी इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको आप कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 18 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसके बाद फॉलोइंग आर द इनकम्स फॉर द पर्सन फ्रॉम अ टैक्स other than the income exempted from the tax under this ordinance shall be chargeable to the tax under the heads of business. Under this head, income from business, a profits gains of any business। income from business के अंदर कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल profits gained from any business। ठीक है, दूसरी चीज क्या? यानी बिजनेस आ गया,
द प्रॉफिट गेन फ्रॉम एनी बिजनेस ऑफ a person at a time of the year, the income derived from the trade profession। ट्रेड किसी भी तिजारत के ज़रिए या फिर किसी भी प्रोफेशन के ज़रिए से अगर आप कोई भी इनकम हासिल करते हैं, वो सारी की सारी काउंट होगी आपकी किस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। उसके बाद इनकम फ्रॉम द हायर ऑफ द लीज टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी से भी अगर आप जो है किसी किस्म की इनकम हासिल करते हैं तो वो भी आपकी किस में आ जाएगी, वो भी आपकी जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर काउंट होगी। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास कैपिटल गेन। देखें, अब ये भी क्लियर हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और ये भी क्लियर हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब लास्ट जो रह गया कैपिटल गेन। आपने एक प्रॉपर्टी ली, कितने की, 80 लाख, 80 लैक्स की। आप उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को ही सेल आउट कर देते हैं, कितने में, 1 करोड़ के, 1 करोड़ के अंदर। तो देखें, ये होता है कैपिटल गेन, यानी कि पूरा का पूरा सरमाया, पूरा का पूरा असासा, मालियत का पूरा असासा ही सेल आउट कर देना, उसको कहा जाता है कैपिटल गेन। अब यहाँ पर सवाल, क्वेश्चन रेज ये हुआ, क्या आपने जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल किया उस पूरे 1 करोड़ रुपीज़ के ऊपर ही आपका जो है टैक्स कलेक्ट किया जाए, टैक्स लिया जाएगा आपसे? बिल्कुल नहीं। देखें, आपने जो प्रॉपर्टी आपकी परचेज की थी 80 लाख रुपीज़ की, उसके बाद जो 1 करोड़ जो आपने उसके ऊपर प्रॉफिट गेन किया है, उसके ऊपर टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा, उसके अलावा किसी के ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आज हमने क्लियर किया जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, टैक्सेशन लॉ का जो पास पेपर था 2020 का, बहुत ही इजी था और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम कह सकें कि बहुत ही टफ या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से पेपर के अंदर ही फेल हो जाया जाए। देखें, इसके अंदर बेसिक या तो डेफिनेशंस आई, या फिर आपको, अगर आपने अच्छे तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को क्लियर किया है तो आप इन सारे के सारे सवालों के जवाब बआसानी दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है ट्रू एंड फॉल्स, जब आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं, स्टेटमेंट जब आपने क्लियर की, स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट किया, तो डेफिनेटली आप उसको ट्रू भी कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है तो कर सकता है। थैंक यू।